हेलो ब्रिमन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। द हिंदू बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण न्यूज और एडिटोरियल का एनालिसिस। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां पर ये क्लास होती है बिल्कुल फ्री। सुबह 9 बजे मैं होता हूं लाइव। तो जिन बच्चों को सुबह 9 बजे लाइव क्लास देखनी हो वो यहां जरूर आए। बाकी ये क्लास हमारे ऐप पर आपके लिए फ्री ही रहती है, तो आप जब भी आए देख सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक है लाइव आएंगे तो आपको क्लास लाइव मिल जाएगी। बाद में अपलोड होने में इसमें समय लगता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू किया जाए। तो क्या क्या है आज की इस जर्नी में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा टॉपिक। आपको याद होगा एक बार मैं आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने जिक्र किया था कि मैं यमुना एक्सप्रेस वे हो या जितने भी एक्सप्रेस वे हों, लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेस वे, जहां पर भी मैं जाता रहा हूं, तो मैंने हमेशा एक चीज नोटिस किया है कि यार ये एक्सप्रेस वे तो हैं, यानी सरकार ने सड़कें तो दबा के बनाई हैं, सरकार ने पोर्ट्स भी बनाए हैं, सरकार ने बहुत ढेर सारे एयरपोर्ट बनवाए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, जिसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क परिवहन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। सरकार ने खूब पैसा खर्चा किया सड़कों को बनाने को लेकर के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप स्वयं बताएं कि अगर एक देश में, ध्यान से पकड़िएगा इस पॉइंट को जो आप बोलने जा रहा हूं, एक देश में खूब सारी सड़कें हों, बट उस देश के लोग कृषि को कैसे अच्छे से करना है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को कैसे बेहतर ढंग से समझना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कैसे हम अपनी फैक्ट्रीज को बेहतर बना सकते हैं, सर्विस सेक्टर क्या होता है, कैसे हम इस सर्विस सेक्टर में अपनी भागीदारी गांव गांव में, कस्बों कस्बों में बैठे लोग सुनिश्चित कर सकें। अगर ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता है तो ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ऐसी सड़क किसी काम की है? और मैंने यही जिक्र करते हुए कहा था कि यार सड़कें तो बनी हैं, लेकिन गांव से प्रोडक्ट उन सड़कों के माध्यम से कस्बों और शहरों में कैसे जाएगा, कस्बों से शहरों में कैसे जाएगा, और शहरों से विभिन्न शहरों में कैसे जाएगा, और विभिन्न शहरों से विदेश में कैसे जाएगा, इसकी तैयारी हमारी बड़ी कमजोर है। अगर है भी तो कुछ उसके बेसिक सेंटर्स हैं, यानी कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां फैक्ट्रियां हैं, कुछ ही ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर सर्विस सेक्टर का बूम है। कुल मिलाकर के शहर ही इकोनॉमी के केंद्र हैं। देश की 100 रुपया में से 65 रुपया शहरों से बन के आता है। इसीलिए शायद हम विकास के उस स्केल पर, जीडीपी ग्रोथ के उस स्केल पर गर्व कर सकते हैं कि हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके, जापान को पीछे छोड़ करके विश्व की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इमर्जिंग इकोनॉमी में सबसे टॉप पे हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका के मुकाबले आप 5 से 6 गुना पीछे चल रहे हैं। और उसी बात पर आज चर्चा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को लेकर सरकार का जो जुनून है उसकी आलोचना नहीं की गई, लेकिन कहा गया है कि यह जुनून जो है, उस जुनून के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज खर्च है और ह्यूमन कैपिटल पर कम निवेश है। इस असंतुलन को दूर किए बिना आप भारत की विकास की रूपरेखा बेहतर ढंग से बना नहीं सकते। तो आज हम यही विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बहुत दिनों से इस विषय को मैं पढ़ाना चाह रहा था, अक्सर मैं चर्चा करता रहता था कि यार ऐसा कोई विषय आए तो मैं खुश होऊंगा। आज आ गया है। क्या आ गया है, ध्यान से देखिएगा और इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद आएंगे डिटेल में। इंफ्रा, यानी इंफ्रा पर हम खूब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार खूब निवेश कर रही है, आधारभूत यानी खूब सड़कें बनवा रही है, क्लियर है, पोर्ट्स बनवा रही है, रेलवे का विस्तार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या केवल इंफ्रा के थ्रू ही हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एफओपी होता है, यानी उत्पादन के कारक, जिसमें
भूमि यानी लैंड और कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, दूसरा श्रम यानी लेबर, तीसरा पूंजी यानी कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। इनका हम बेहतर यूज कर पाएंगे केवल इंफ्रा के दम पर। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मैं जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में आपको जो पहली यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति और रोजगार, उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का जिक्र कर रहा हूं। क्या है? संसाधनों का प्रबंधन। सिलेबस का पार्ट है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम संसाधनों के जब प्रबंधन की बात करते हैं तो हम संसाधनों के प्रबंधन में का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट की बात करते हैं। यानी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो हमारा अभी का फोकस है फिजिकल यानी भौतिक आधारभूत संरचना पर है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के का एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इंफ्रा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम इसे सामाजिक आधारभूत संरचना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसमें क्या क्या आता है? वही सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल 6HR फार्मूला, लेकिन उस 6HR में 3 पर इस आर्टिकल में फोकस किया गया है, और वो है मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा, एजुकेशन प्लस कौशल, स्किल प्लस स्वास्थ्य। जरा ध्यान से देखिएगा। यानी इन तीनों से कहा गया है ये फिजिकल पूंजी है, यानी जो हम सड़क बना रहे हैं, जो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, जो हम रेलवे बना रहे हैं, जो हम लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं भौतिक पूंजी निवेश। इससे भौतिक पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन क्या कोई भी भौतिक पूंजी, कोई भी सड़क, अगर वहां के लोग जहां से सड़क निकल रही है वह अच्छे एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर यानी उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, तो क्या वो एक मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो पाएंगे? आप कहेंगे नहीं हो पाएंगे। तो बस यही इस आर्टिकल में फोकस है कि संसाधन दो होते हैं। हमें इंफ्रा को भी मैनेज करना चाहिए। यूपीएससी का सिलेबस संसाधनों का प्रबंधन, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसी को जब हम प्रबंधित करेंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर पर सरकार खर्च करेगी, तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। सारी यूनिट आती जा रही, इंप्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा। बगैर ह्यूमन कैपिटल को बनाए हुए क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इंप्लॉयमेंट बढ़ पाएगा? भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स रहा है कि जीडीपी बढ़ी लेकिन उस अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? ये मैं नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश को शान से प्रदर्शित करते हैं, पर उसी समय काल में रोजगार योग्यता की पतनशील दर को नजरअंदाज कर देते हैं। यूपीएससी ने पूछा ना, यही चीज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पिछले कई वर्षों से अपने इकोनॉमिक सर्वे की जो स्पीच होती है पहली, उसमें यही बात कहते मिलते हैं कि हमारे लोग बड़ी संख्या में युवा है हमारे पास, वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे पास, परंतु मार्केट में जो रोजगार उपलब्ध है उसको प्राप्त करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं है, इंप्लॉयबिलिटी उनमें नहीं है। तो यही विषय यहां डिस्कस किया गया है। तो शायद आप और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे कि रोजगार तभी मिलेगा जब हम केवल फिजिकल इन्वेस्टमेंट करें। तो इसी से केवल रोजगार नहीं मिलेगा, जैसा गडकरी साहब बात कहते रहते हैं, वह मिलेगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना ही महत्व देने से। याद रखिएगा, इक्वल 50-50, जिससे कि ये जब कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज को मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलता है, वही मेरा फार्मूला सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR। यानी ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलने के लिए जो मैं 6 बातें कहता हूं, वो 6 बातें क्या क्या हैं लिख लीजिए, जिससे कि एकदम से क्लियर। सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, और इसके लिए अलग से कोई फार्मूला डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। इतने लेक्चर के बाद शायद आपकी समझ में ये आ चुका होगा कि इस दुनिया को कुछ चीजों ने ही बनाया है। उसी पे कभी नोबेल इकोनॉमिक्स को मिल जाता है, कभी फिजिक्स को, कभी किसी को, कभी किसी को, लेकिन सबका एप्लीकेशन एक ही है।
इन्हीं चीजों के लिए एप्लीकेशन जो आपको मैं लिखने जा रहा हूं, मुझे आप बताएं, जो मैं 6HR बोल रहा हूं, मैं अगर 6HR हटा दूं और ये कह दूं कि आप हिस्ट्री, चलो इसको उठा के फेंको, इस आर्टिकल को हिस्ट्री पे लेके आओ, ये 6HR से के साथ ही आप किसी भी गुप्त युग को स्वर्ण युग था कि नहीं था, वो भी गोल्डन एज था कि नहीं, गुप्त एज, आप ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही है कि नहीं। सिंधु सभ्यता के लोगों की स्थिति कैसी थी सोशल, सामाजिक रूप से, संगम काल के लोग सामाजिक रूप से कैसे थे, इसी 6HR से एंशियंट से लेके मॉडर्न तक के समाजों का और उनकी उपलब्धियों का, शासकों के अच्छे कामों का या अच्छे ना कामों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबसे कहता हूं, और शुरू से कहता रहा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि रिजल्ट आपके सामने आते जा रहे हैं, तो चीजें अब यहां से थोड़ा थोड़ा बदलती चली जा रही। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे सामने आते जा रहे हैं, तो जो, क्योंकि अब सामने आ रहे हैं, जैसे गुजरात पीसीएस की 3rd रैंक बच्चा सामने आया, छत्तीसगढ़ पीसीएस की 22वीं रैंक, अभी बच्चे इंटरव्यू दे ही रहे हैं, तो अब बच्चे खुद आ रहे हैं सामने। तो इससे अब आपके अंदर ये विश्वास बनेगा, और मैं बना के रहूंगा कि बहुत पढ़ना नहीं इस एग्जाम में, इट्स अ गेम। तो जब मैं कहूं मेंस का गेम मैं बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन आप अगर अपनी बुद्धि भी लगाएंगे कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, पढ़िए भैया, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, आप जरा देखिए 6HR फार्मूले में क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, 6HR, और इसी 6HR को हम क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मानव पूंजी पर, मानव पूंजी भी कह सकते हैं जो इस आर्टिकल में, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला, और इसमें देखिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बच्चा पैदा हुआ, क्या चाहिए, आप कहेंगे सर उसको मुंह खोला, उससे चाहिए न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, न्यूट्रिशन यानी पोषण चाहिए। ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या चाहिए, न्यूट्रिशन के बाद बच्चा सबसे पहले मुंह खोला, दूध चाहिए। अब दूध के साथ भी चैलेंज, वे सपने जो भारत को सोने ना दें। भारत की 53% टू 55% महिलाएं, नॉट अकॉर्डिंग टू सुनील अभिव्यक्ति, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, एनीमिक हैं, यानी एनीमिया से ग्रस्त हैं। अब अगर ये एनीमिक हैं तो कुछ में तो मान लीजिए हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है, लेकिन मैक्सिमम में या खाने पीने की जो सुविधाएं होनी चाहिए उसकी कमी की वजह से होता है। अब ये माएं अपने बच्चे को क्या दूध पिलाएंगी, क्या उनके स्तन में दूध होगा, दूध होगा तो कितने रोज तक होगा, जितने रोज तक होगा उसके लिए उसकी डाइट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज चाहिए पोषण, और अगर दूध नहीं मिला, पोषण नहीं मिला, तो फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपके सामने डंडा लेके खड़ा है, बेस्टिंग स्टंटिंग, आओ भैया लो नापो। तो सबसे पहली चीज चाहिए पोषण। फिर जब पोषण मिला, बच्चा थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, तो उसे क्या चाहिए, जो आर्टिकल में डिस्कस है वह चाहिए, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आप कहेंगे सर स्वास्थ्य सुविधाओं मतलब हेल्थ फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन, कि जो भी वायरस बैक्टीरिया हैं वो बच्चा उनसे बच सके, जिससे कि डायरिया और बहुत सारी जो बीमारियां बचपन में होती हैं वो उनसे बचे, एक हेल्दी मानव के रूप में। यानी पोषण अच्छा मिला, वैक्सीनेशन अच्छा मिला, बीमार हुआ तो दवा समय पर मिली, परिणाम क्या हुआ, शरीर की ग्रोथ अच्छी होनी, यानी, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता। आप इसको शुरू से सुनते आए। फिर तीसरी चीज क्या है एचआर फार्मूले में मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई चलो बच्चा बड़ा हुआ, हेल्दी हुआ, 3 साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एजुकेशन करिकुलम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब इसके बाद बच्चे को क्या चाहिए, एजुकेशन यानी शिक्षा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बच्चों। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन हो गया। अब शिक्षा तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं किया तो स्वाभाविक है आपका पढ़ा लिखा बेकार है। और यूपीएससी का जीएस पेपर 3 में आपसे पूछा गया प्रश्न, समावेशी विकास एवं इससे उत्पन्न विषय वाली यूनिट के लिए वो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने की राह में सबसे बड़ा कांस्टेंट, सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो 2 बाधाओं का नाम लिखा था, केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर। केयरलेस एंड यूजलेस, यूजलेस मतलब यही कि आपने जो पढ़ा उसको सीखा ही नहीं,
केयरलेस मतलब कि यार हमको करना ही नहीं, तो यूजलेस यहां पर सीधा कनेक्ट हो रहा है। तो यूजलेस क्यों है कि जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ना, ठीक है ना। और फिर क्या करना, शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ करके फिर लैब में ट्रेनिंग। अब लैब मतलब आप केमिस्ट्री वाली लैब मत मानिएगा। लैब ट्रेनिंग का मतलब, अगर मैं आईटीआई किया, एक्स सब्जेक्ट से मैंने आईटीआई किया, तो उससे संबंधित कोई फैक्ट्री है, वहां पर मुझे प्रैक्टिकल सिखाया जाए कि जो मैंने किताबों में पढ़ा वो फैक्ट्री में कैसे हो रहा, मशीनों में कैसे हो रहा। इसे बोलते हैं लैब ट्रेनिंग, ठीक है। यही मैं आपको सिखाता हूं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और समय समय पर एक और कॉन्सेप्ट देता हूं इसी के साथ, 6HR का लास्ट, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, यानी उत्पादकता को बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादकता कैसे बढ़ती है वह भी आप ध्यान से देखिएगा। यहां आपने लिखा है कौशल। अब चूंकि ये सारी बातें आर्टिकल में नहीं है, इतना डिटेल ये लोग नहीं कर पाते, चूंकि इनका अपना एक लिमिट एरिया होता है, इसलिए मैं हमेशा बियॉन्ड आर्टिकल निकलता हूं। आप सबको पता है, इसीलिए इसको मैं यूपीएससी टोरियल कहता हूं। यानी मेरी क्लास क्या है, एडिटोरियल एनालिसिस नहीं, यूपीएससी टोरियल है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि आर्टिकल लिखने वाले की सीमा है, एक अध्यापक की बिल्कुल सीमा नहीं है, जिसका लगभग 18 से 20 वर्ष का अनुभव होने जा रहा है। 10 वर्ष तैयारी और 10 वर्ष टीचिंग का, ठीक है। और वो भी इस एग्जाम को मैंने कहा कि प्री मेंस निकालने का, इंटरव्यू तक पहुंचने का। तो ये इसलिए जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि आपका मेंटर स्ट्रांग है, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो कौशल यहां लिखा हुआ, लेकिन केवल कौशल से काम नहीं चलने वाला ना। यानी छठा एचआर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, छठा एचआर है, हम यहां लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 6 वाला, लास्ट वाला प्लस कर देते हैं, और इसको बोलते हैं री स्किल एंड अप स्किल। कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, समय के साथ तकनीक बदलती है, मशीनें बदलती हैं। आप सोचिए, पहले कैसी गाड़ियां होती थी, आज कैसी गाड़ियां होंगी। पहले कैसी बाइक आपने देखी होगी, आज कैसी बाइक होगी। पहले कैसी साइकिल होती थी, आज कैसी साइकिल होगी। तो यानी समय के साथ तकनीक बड़ा बदलाव लाती है, उस तकनीक के साथ अपने लोगों को जोड़ने का उपक्रम करना, प्रयास करना, दैट्स कॉल्ड री स्किल अप स्किल। तो ये 6HR फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों अगर है, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, भले उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जापान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज के आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत सरकार का जो पूरा फोकस है वर्तमान में वो, अब आप ये मत समझिएगा कि सरकार हेल्थ और एजुकेशन पे कुछ नहीं करी। सरकार बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन उन स्कीम्स का आउटकम जीरो है, बहुत कम है। इसलिए प्रश्न है, याद रखिएगा, डेटा मेंटेन हो रहा है लेकिन एक्चुअल अचीवमेंट नहीं है। आप सबको भी पता है, आप भी जो पढ़ाई किए हुए हैं, उस पढ़ाई के आधार पर अगर आप केवल यूपीएससी पकड़ना चाहें, ऑनेस्टी से बताइएगा, तो क्या आप पकड़ पाएंगे बगैर मेरे नहीं, बगैर किसी भी यूपीएससी मेंटर के? ऑनेस्टी से बताइए, चाहे कोई भी टॉपर हो, किसी न किसी संस्था के सामने, चाहे वो किसी भी रूप में जाके कहता है ना कि मैं इनका स्टूडेंट हूं, कहता है कि नहीं कहता? ना कहे तो भी संस्थाएं उनका फोटो छाप रही हैं। तो कुछ तो मान लीजिए फेक करते हैं, लेकिन सभी फेक नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आईएम हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप सब भी हैं। तो जो आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन सिखाया नहीं गया, तो यहां पर भी यूपीएससी एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाता है, जिस पर स्वाभाविक रूप से आप तैयार नहीं होते। ऐसे ही पूरे सिस्टम में है। तो यहां कहा गया है कि भाई भारत का जो पूरा फोकस है, खासकर निवेश का, पैसे की जो फंडिंग है, वो फंडिंग हम कर रहे हैं इंफ्रा पर सबसे ज्यादा। कैपिटल इंफ्रा यानी जिसे हम मानव पूंजी निर्माण कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसके लिए 6HR जरूरी है। इन पर हम निवेश इन कंपेयर टू जो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट हो रहा बहुत कम कर रहे हैं। और ना ही जिस तरीके से इंफ्रा पर मीडिया में फोकस है, उस तरीके से इन विषयों पर फोकस है। तो रिजल्ट क्या है कि हम
विकास को समावेशी नहीं बना पा रहे हैं और विकास कुछ शहरों तक सिमट के रह गया है। इनफैक्ट शहरों तक सिमट के रह गया, जबकि गांव आज भारतीय अर्थव्यवस्था से बाहर होते जा रहे हैं, जिसका प्रमाण यूपीएससी का वो प्रश्न भी है कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही। आई होप यहां से अच्छे से आप समझ गए। एक बार मुझे बताएं बच्चे, सब इस टॉपिक को समझ गए हैं बहुत अच्छे से? बताइए। यहां तक यही डिस्कस किया गया, लेकिन इसमें जो रेफरेंस लिया गया है बच्चों, वो कैग की रिपोर्ट का लिया गया है। यानी उन्होंने लिखा है जो, वो है कैग रिपोर्ट को लेकर के। कैग रिपोर्ट, कैग की एक रिपोर्ट आई है मेरे प्यारे बच्चों, जो भारत सरकार के जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन यानी इंप्लीमेंटेशन पर क्वेश्चन खड़े करती है। ध्यान से समझिएगा, अब मैं टॉपिक की समझिए शुरुआत कर दे रहा हूं। सबसे पहले कैग यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकार के प्रोजेक्ट यानी पैसे कहां खर्च हो रहे उसका मूल्यांकन करता ही करता है। तो उसने अपने मूल्यांकन में बताया सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट, जितने भी आप चाहे भारतमाला लो, सागरमाला लो, स्मार्ट सिटी मिशन लो, जितने भी आप लो, सब यहां डेटा दिए गए हैं। इन सभी स्कीम्स में मेरे प्यारे बच्चों, जो बजट प्रारंभ में निर्धारित किया गया था कि ये 5 रुपए में बन जाएगा, लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो वो 8.5 रुपए में बना। यानी जो 5, 5.5 में बनना था वो 8, 8.5 में बना। यानी कॉस्ट जो एस्टिमेटेड था उससे ज्यादा लागत लग रही है। एक दूसरा, ये प्रोजेक्ट देरी से पूरे हो रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट पर जो कैग की रिपोर्ट है कि भाई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बहुत कमियां हैं, उसका जिक्र करते हुए फिर कहा कि हमारा फोकस क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही है, जुनून क्यों है। वो ये मना नहीं करें कि करना नहीं, जुनून क्यों है। हमारा जुनून इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेकिन साथ ही एक मानव को मानव पूंजी में बदलने पर हो। चूंकि सड़कें विकास नहीं लाएंगी, उस सड़क का उपयोग करने वाले मानव विकास लाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक विकास कुछ सेंटर्स तक केंद्रित रहेगा, कुछ शहरों तक केंद्रित रहेगा, या केवल शहरों तक केंद्रित रहेगा। गांव इस विकास से बाहर रहेंगे, कस्बे भी इस विकास से बाहर रहेंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम समावेशी विकास प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे का रास्ता यही है कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर विशेष ध्यान दें और उसके लिए एक अभियान चलाएं। और उसी अभियान का नाम सुनील अभिव्यक्ति 6HR है। आप डीएम भी बने, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप एसडीएम बने। आपको अपने क्षेत्र में इन्हीं चीजों पर, चूंकि आप डीएम बनते हैं तो आप सबके पप्पा हैं, और एसडीएम बनते हैं तो अपने क्षेत्र में भी आप सबके पप्पा हैं। यानी इन सभी में जो लोग भी काम कर रहे हैं उसके हेड आप ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक मोरल ड्यूटी, एक नैतिक दायित्व है कि आप सुनील अभिव्यक्ति 6HR फार्मूला एकदम अपने दिमाग में रख करके बेहतर ढंग से काम करें। यही चीज यहां पर डिस्कस हुई है, पहला टॉपिक। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं इस विषय को। ठीक है, अब आप इसको यूपीएससी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो पीडीएफ में क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। श्याम, अभी आपसे बात करता हूं बेटा। श्याम, क्या आपके पास हमारा नंबर, हमारी टीम का, एक बार मुझे बताएं। या आप कह रहे हैं सर मेंस के लिए हेल्प चाहिए, जेपीएससी पीटी हो गया है सर मेरा, हाउ कैन कनेक्ट विद यू सर। ओके, तो आपके पास मेरी टीम का नंबर है श्याम जी, आपके पास टीम का नंबर है? एक बार मुझे बताएं, अगर टीम का नंबर है तो वहीं पर आप अपनी डिटेल भेजेंगे, फिर टीम आपसे बात करके फिर मेरे साथ कनेक्ट करेगी। नहीं है तो मैं यहां पर नंबर आपको टीम का शेयर कर दूंगा, या अभी नंबर आएगा ही आएगा। नहीं है, ठीक है, 1 मिनट आप रुकिएगा श्याम जी, पहले आप नंबर ले लीजिए, चूंकि आपका प्री निकला और मैं मेंस की मेंटरशिप दे ही रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो 1 मिनट के लिए, ये नंबर है बच्चे, इसको आप लिख लो।
ये नंबर लिख लो। आपके झारखंड पीसीएस में जो बच्चा टॉप किया है, टॉप में है, टॉप 20-25 के अंदर ही है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। उससे मेरी बात भी हुई, लेकिन उसने, उसका कुछ था इस वजह से उसने लिख के नहीं दिया। उसने कहा कि सर मैं कनेक्ट करूंगा आपसे। तो ये फोन नंबर है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट की अनुमति ना मिले तो। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा, एक जो आर्टिकल में लिखा गया है और उससे भी इंपॉर्टेंट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि पीवाईक्यूज एंड सो ऑन, और फिर वहां पर मैं इसका डिटेल से, क्योंकि थोड़ा सा पीवाईक्यू से भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए। तो पहले पहले टॉपिक पे आते हैं। देखिए टॉपिक ही है, भारत का मानव पूंजी संकट, अवसंरचना के प्रति जुनून बनाम सामाजिक क्षेत्र की प्राथमिकताएं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसे और प्रीलिम्स देख सकते हैं आप। अब यहां पर कुछ निबंध मैं यहीं जिक्र कर दूं, जो आगे लिखा हुआ है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। भारत का मानव पूंजी संकट, क्या क्लियर हो गया है मानव पूंजी संकट क्या है? एक बार मुझे बताएं। और मानव पूंजी संकट के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा वही मानव पूंजी संकट का कंटेंट है। यद्यपि हम जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड को फ्लॉन्ट करते हैं, पर उसी समय काल में हम रोजगार योग्यता, एम्प्लॉयबिलिटी की जो दर है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप देख सकते हैं। तो मानव पूंजी संकट है। अब ये 2015 का निबंध भी आ जाएगा कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे। मानव पूंजी का संकट क्यों? क्योंकि रोजगार पाने की कैपेबिलिटी हमारे लोगों में नहीं। आप कितने निबंध देखिए बिना पढ़े इसी इतने कंटेंट से। फिर 2019 में आपसे निबंध पूछा, भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण। 100% भारत में उत्तर आपको मिल गया। मानव पूंजी संकट क्या है? ये शिक्षा के पिछड़ेपन के ही कारण तो है। आप देख सकते हैं उस निबंध में भी आ गया। अब इतनी चीजें हो गई तो भाई अब क्या है, विजनरी डिसीजन लेने का समय आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर। आप पुनः इसी बात पर चर्चा नहीं कर सकते कि मानव पूंजी का संकट जब आपको पता लगा तो इसको बेहतर करने का कार्य कीजिए। अब आप सोचिए कितने निबंध, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विवेक सत्य को पहचान लेता है। जो निबंध आप यहां बोलना चाहे वो सारा निबंध यहां आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज यही है मेरे प्यारे बच्चों। यूपीएससी मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि बहुत आसान है, ऑप्शनल आपका धुआंधार हो, बस उसके बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल प्रीलिम्स निकालना बाकी तो। और जिसका ऑप्शनल धुआंधार होगा इसका मतलब उसको आंसर राइटिंग आती है, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अरे यार हमने जीएस 1 2 3 4 की आंसर राइटिंग ही नहीं की। अरे डेली इतने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करा रहा हूं, इससे ज्यादा आंसर राइटिंग की जरूरत है क्या जी? लेकिन वो दिमाग में साइकोलॉजिकल फोबिया है। एक क्वेश्चन मिडल इंडिया से आएगा, पूरा मिडल इंडिया पढ़ रहे, छोड़ दीजिए, आएगा तो छोड़ दीजिएगा वो क्वेश्चन। उसका फार्मूला बताऊंगा क्या लिखना है। आपको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। सारा कमांड करके आप जिंदगी में ना प्रीलिम्स निकाल पाएंगे, माफ कीजिएगा, ना मेंस और ना ही फाइनल। एक बार तो सारा पढ़ते ही ना, एक बार सारा गो थ्रू हो जाए, सारी एनसीईआरटी मतलब आप गो थ्रू हो गए। उसके बाद फिर आपको फोकस करना होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि चीजें बहुत आसान है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को लेकर यह जुनून क्यों है? ठीक है ना। अब देखिए कितना बढ़िया लिखा हो, भारत एक निर्णायक जनसांख्यिकीय दौर में प्रवेश कर चुका है। इंडिया हैज एंटर्ड अ डिसाइसिव डेमोग्राफिक विंडो। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के माध्यम से मानव उत्पादकता को अधिकतम करने के बजाय जो स्टेट है, यानी हमारा देश, देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो पूंजी गहन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां खूब कैपिटल लग रही है, सड़क, बंदरगाह, एक्सप्रेस वे, मेगा कॉरिडोर पर केंद्रित है। इस जिसको राइटर ने असंगत कहा, गलत नहीं कहा कि भाई आप इसी पर फोकस हैं, ये कहा। और फिर कहते हैं कि यद्यप इंफ्रास्ट्रक्चर
विकास के लिए महत्वपूर्ण है, नींव है। लेकिन गलत आवंटन और लागत में वृद्धि एक महत्वपूर्ण राजकोषीय और विकासात्मक चुनौती पेश करता है। गलत आवंटन यानी पैसा पहले कहा 5 रुपए, अब लगेगा 8 रुपया। 5 रुपए से 8 रुपए होना लागत में वृद्धि का भी उदाहरण है। इससे क्या होगा कि आपके राजकोष पर ज्यादा खर्च आएगा और जो 5 के बजाय 8 खर्चा हुआ 3 लाख करोड़, वो 3 लाख करोड़ आप हेल्थ एजुकेशन पर नहीं खर्च कर पाए। और फिर यहां पर भारत माला परियोजना के प्रथम चरण पर कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है कि भाई वहां पर यही दो चीज, गलत आवंटन, लागत में वृद्धि देखी गई। ये बात अब तो शायद 100% समझ में आ गई। और फिर जीएस पेपर 2 आप देख सकते हैं, सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन। अब आप सोचिए कितना प्रश्न आएगा, मुझे जिक्र ही नहीं करना। लगभग क्वेश्चन आए भैया मानव को मानव संसाधन में बदलो। जीएस1 सोसाइटी, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी। आज गरीबी क्यों है? क्योंकि मानव पूंजी नहीं, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन का शिकार, वो अपने लिए 6HR उपलब्ध ही नहीं करा सकता, इसलिए प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन है। प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन को कैसे तोड़ेंगे? फिर सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR, इसी फार्मूले के तहत आप तोड़ पाएंगे। मैं अपना नाम इसलिए बेटा करता हूं क्योंकि आपको एग्जाम देना है। अगर ऐसे आपको पता है भाषण देना हो तो मैं अपने आप को पीछे रखना पसंद करता हूं, पर्दे के पीछे, शून्य में रहना पसंद करता हूं। लेकिन यहां इसलिए क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेंस लिखेंगे तो मेंस के टाइम आपको मेरी ही याद, मेरा ही चेहरा दिखेगा, 100% फिक्स है, अपने गुरु का चेहरा। आप जब मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो चीजें आपका गुरु क्या बोला, कोई चीज सोचते रहेंगे, एक क्या आएगा, अच्छा सर ने ऐसा बोला था। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जिससे कभी आप भूले ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है सरकारी नीतियां। तो सरकारी नीतियों पर प्रश्न है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको बता ही दिया। ए से बहुत सारा जिक्र कर ही दिया, ठीक है ना। अब देखिए 2019 में आपसे पूछा जीएस पेपर 2 में कि भैया जीडीपी बढ़ रही पर ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर, उसमें आप बहुत पीछे हैं। तो क्यों पीछे हैं मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आने दे रहे हैं, क्या इसमें मानव पूंजी यानी मानव पूंजी निर्माण ना हो पाना एक प्राथमिक कारण है कि नहीं? यानी उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आने दे रहे। 6HR का बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन ना होना क्या वही कारण है कि नहीं? इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं। बोलिए 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 बोलिए। फिर 2023 भारत में आर्थिक विकास के साथ मानव विकास क्यों विफल रहा? आप बताइए। चूंकि आर्थिक विकास में हमने जो फोकस किया है उसमें हमने इंफ्रा पर फोकस किया, लेकिन इंफ्रा में हमने फिजिकल इंफ्रा पर बहुत फोकस किया, हमने डिजिटल इंफ्रा पर भी बहुत फोकस किया। बट जो फिजिकल और डिजिटल को बहुत अच्छे से अपना करके इस देश को विकास पर आगे ले जाए, उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उस पर हमने कुछ खर्चा ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा विकास विफल रहा है। समावेशी विकास ने, विफल का मतलब जीडीपी नहीं, विफल का मतलब जीडीपी का विकास सभी तक और सभी क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान, सभी लोगों का जीडीपी में योगदान, जिसे हम पर कैपिटा जीडीपी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा जीडीपी में हम विश्व के बहुत कमजोर देशों में से एक है। 2019 मैंने बता ही दिया, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में पिछड़ापन, ठीक है। 2023 अब ये सब जितने भी सोशल जस्टिस से रिलेटेड निबंध है उसमें सारी चीजें आएंगी कि सोशल जस्टिस भी तभी होगा जब हम सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR फार्मूला को आगे ले जाएंगे। आ गया मजा बच्चों? टॉपिक क्लियर हो गया? एक बार मुझे बताएं। अब वही पूरा कंटेंट डिटेल से हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। यानी सरकारें, अब इसको एक बार समराइज कर दूं कि सरकारें सड़कों, एक्सप्रेस वे, पोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंफ्रा, इन पर बहुत खर्च कर रही है। बट वही है, कहां खर्च नहीं कर रही है? सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR। क्लियर है? अब इसको कुछ इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से आपको समझाऊंगा तो आपको और मजा आ जाएगा। यानी अब इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं
इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, जिसे हम अर्थशास्त्रीय सिद्धांत यानी सबसे पहले, फिर कैग की रिपोर्ट। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है बच्चा। देखो, मैं और भारत चीन तुलना, इंडिया चाइना कंपेयर, इनसे हम करने जा रहे हैं। मैं इसलिए इतना जोश में आता हूं क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता ना। ये तो ईश्वर की अनुकंपा है। आपसे कोई एक बात अपनी रील में मोटिवेशन की कह दे तो आप उसको सेव कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं। मैं भी आपको शेयर कर देता हूं। तो सोचिए, तो मुझे तो ये अखबार सुबह सुबह ना जाने कितना ज्ञान देते हैं, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, जिसमें रियलिटी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ये न्यूज़पेपर, अद्भुत हैं, जो मुझे रोज इंपावर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला सिद्धांत मैं लेने जा रहा हूं, यानी उसे कहते हैं बच्चा उत्पादकता सिद्धांत, प्रोडक्टिविटी थ्योरी। प्रोडक्टिविटी थ्योरी, उत्पादकता सिद्धांत, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता, मतलब यह सिद्धांत कहता है कि उत्पादक, विकास का आधार, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्पादकता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी है, विकास का आधार ये। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि यह उत्पादकता किससे आती? बोलो भाई। आप कहेंगे सर 6HR से आती। उत्पादकता किससे आती है? लिख लीजिएगा, सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल 6HR। सामान्य भाषा में कहें तो पढ़े लिखे व्यक्ति से, स्वस्थ व्यक्ति से और कौशल युक्त व्यक्ति से, ठीक है। यानी सड़क, पुल, स्मार्ट सिटी, कॉरिडोर्स, ये मीन्स हैं, ये साधन हैं। असल विकास मनुष्य यानी पीपुल से आता है। तो उत्पादकता का सिद्धांत ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे समझें कि सड़क बने बिना कारखाना चल सकता है अगर लोग शिक्षित हों तो। वो पगडंडी पार करके जाएंगे, कारखाना चलाएंगे। आजादी के समय जो हमारे देश में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, आज भी वही चल रहा है ना। लेकिन आप चिंतन करें, विकास तो हो ही रहा था। लेकिन याद रखिएगा, सड़क बने बिना कारखाना चल सकता है अगर लोग शिक्षित हों या 6HR से कनेक्ट हों। लेकिन सड़क बनकर भी कारखाना नहीं चलेगा यदि लोग 6HR से वंचित हों या कौशलहीन हों। आप, पहला सिद्धांत उत्पादकता समझ में आ गया बच्चों। अब दूसरा सिद्धांत आता है इकोनॉमिक्स में ही, जो हम देख रहे हैं, उसे बोलते हैं मानव पूंजी सिद्धांत, यानी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मानव पूंजी सिद्धांत। इसे नोबेल प्राप्त अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने स्थापित किया है। गैरी बेकर, ठीक है ना, नोबेल इकोनॉमिस्ट। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, लिख दे रहा हूं, सब आपको यूज करना है, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल, ये जो टेस्ट 3 GPSC की होती, क्या होती? कौशल ही होता है बेटा ये। और कौशल में निवेश सबसे अधिक रिटर्न देता है। ऐसा नहीं को किसी और इंफ्रा को गलत करें, सबसे अधिक रिटर्न देता है। और यही कारण है, अब भारत और चीन का जो मैंने यहां लिखा, थोड़ा कंपेयर भी हो जाए। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम चाइना की और इंडिया की तुलना करें मेरे प्यारे बच्चों, और कौशल में एक बार आपको बताऊं प्लीज, ये जो आप टेस्ट सीरीज होती हैं, ये कौशल ही है कि आपने जो पढ़ा है उसकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लैब होती हैं टेस्ट सीरीज, इसलिए उसको कभी भी मिस मत करिएगा। तो चाइना और इंडिया आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चाइना को अगर हम देखें तो एजुकेशन यानी शिक्षा में मेरे प्यारे बच्चों जीडीपी का लगभग 6% खर्च करता है। हेल्थ में यानी स्वास्थ्य में वो लगभग 5% खर्च करता है। इसी कंपेयर में आप देखोगे तो इंडिया 3% खर्च करता है, और राज्यों का इसमें नहीं मिलाया गया है, और हेल्थ पर 1% करता है, राज्यों को मिला देंगे 2% हो जाएगा, ठीक है।
आप देखिए कि इस डेटा को देखिए, ठीक है? इस डेटा को देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जब भी बताता हूं तो लमसम डेटा होता है, वो अप्रॉक्स ही होता है, सही ही होता है। आप लेकिन पीडीएफ में आपके एग्जैक्ट 6.3 इस टाइप का लिखा होता है, तो ठीक है ना? यानी मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्या दिखता है कि चीन ने मनुष्य में निवेश किया और इस मनुष्य में निवेश के कारण वो विश्व की फैक्ट्री बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? और रोजगार कहां मिलेगा? फैक्ट्री में। इसलिए वहां रोजगार भी भारत से जाता है, इसलिए वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा और पर कैपिटा जीडीपी भी भारत से बहुत बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए इसको, हेल्थ और एजुकेशन पर जो खर्च हुआ, और इस प्रश्न पे आइए सबसे पहले, जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या इस एग्जाम्पल से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? इसको पढ़िए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड। चाइना कैसे आगे बढ़ गया देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब तीसरा सिद्धांत आता है जो इकोनॉमिक्स का है मेरे प्यारे बच्चों। वह तीसरा सिद्धांत है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, तीसरा सिद्धांत, तीसरा प्रिंसिपल क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। इसका मतलब क्या होता है? यह कहता है कि जब संसाधन सीमित है, आपको पता है हिंदुस्तान के पास संसाधन तो सीमित है ही, तो एक जगह जो हम खर्च कर रहे हैं, एक जगह खर्च करना मतलब क्या होगा? दूसरी जगह खर्च ना करना। यही होगा ना? हम अपने घर परिवार में क्या देखते हैं कि हमारे माता पिता अपने लिए कोई चीज खरीदना चाहे, कपड़े और ये, आप अपना अपना बचपन या अभी की याद करिए, तो नहीं खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद देते हैं क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। तो हमारा लालन पालन अगर आप याद करिए तो ऐसे ही हुआ कि दो भाई हैं, एक भाई बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए कपड़े बनेंगे, दूसरे वाले के लिए नहीं बनेंगे। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। यानी अगर अब इस आर्टिकल से कैसे ये कनेक्ट हो रहा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ₹1000 CR सड़क पर लगा देंगे, रोड कंस्ट्रक्शन पर लगा देंगे, तो वही पैसा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, स्किल सेंटर, स्कूल रिफॉर्म में नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि आपने सारा पैसा तो वहां लगा दिया। इसे अवसर लागत का नुकसान कहते हैं और यह नुकसान हमेशा लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप अब इस टॉपिक को आप और अच्छे से समझ गए हैं। अब आते हैं इसमें कैग रिपोर्ट का क्या जिक्र किया गया। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आप सबको पता है भारत में जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, उनका जो भी फाइनेंशियल और इंप्लीमेंटेशन मुद्दा रहता है उसकी ऑडिट करता है। यानी भारत में सरकारी आधारभूत परियोजनाओं का वित्तीय और क्रियान्वयन यानी फाइनेंशियल और इंप्लीमेंटेशन ऑडिट करता है कैग। अब इस आर्टिकल में बताया गया कि उसके हाल के निष्कर्ष दिखाते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स की लागत और समय दोनों को नियंत्रित करने में सरकार विफल रही। लागत और समय यानी पैसा भी ज्यादा लगा और समय भी ज्यादा लगा। और फिर इसमें जब आप आर्टिकल में आएंगे तो भारतमाला प्रोजेक्ट्स का सबसे पहले जिक्र किया गया है। इसके फेज 1 का जिक्र किया गया है, यानी इसका जो पहला चरण था। तो जो पैसा दिया गया था वो मैंने आपको बताया था लगभग 5.35 लाख सीआर था। नोट्स में जैसे मैं बताता हूं तो 5 बोलता हूं, नोट्स में आपको सारी चीजें। और कैग ने पाया कि 2023 तक यह बढ़कर 8.47 लाख करोड़ हो गई। यानी 5 में होना था,
सीधा 3 बढ़ गया, यानी 3.12 लाख सीआर का अतिरिक्त बर्डन सरकार के बजट पर पड़ा। और जो फिजिकल प्रोग्रेस होनी थी सड़क बनने की, वो भी लक्ष्य के मुकाबले कम रही। यानी इतने पैसे में, पैसा बढ़ने के बाद भी 100 सड़कें बननी थी तो केवल 75% ही बनी, और 90% धन खर्च हो चुका है। अब 10% धन में क्या 25% सड़कें बन पाएंगी? नहीं। तो कैग का यहां पर एक संकेत स्पष्ट है कि ये योजना, यानी अब भारतमाला पर अगर अलग से कोई प्रश्न आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर भी आपको ये मदद करेगा, वहां पर भी यह कंटेंट आपकी मदद करेगा। तो कैग का स्पष्ट संकेत कि ये योजना, बड़ा 2 शब्द दे रहा हूं, नीड एनालिसिस और कॉस्ट असेसमेंट दोनों में कमजोर रही है। जब आप किसी भी योजना का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस किस बेस पे करेंगे? इन्हीं बेस पे ना, कि यानी समय के साथ इसका एनालिसिस नहीं किया गया कि भैया खर्चा क्यों बढ़ रहा है, समय क्यों बढ़ रहा है, और कॉस्ट असेसमेंट कि भाई ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, या पहले हमने कम कॉस्ट क्यों कोड किया। ये दोनों में यह योजना कमजोर रही। तो इस भारतमाला प्रोजेक्ट में 2 ये पॉइंट आए। अगर सेपरेट प्रश्न भारतमाला पर आ जाए, ये कंटेंट कहीं नहीं है, तो आप लिखिएगा इसके आलोचना में कि यह योजना नीड एनालिसिस और कॉस्ट असेसमेंट दोनों में कमजोर रही, जिससे कॉस्ट ओवररन हुआ, यानी लागत अधिक हो गई, और प्रोजेक्ट में विलंब यानी डिले हुआ। मजा आया? अब एक प्रश्न मेंस का आप याद करिएगा, कैग का मुझे जस्ट याद आया और 100% पूछा गया। आप लोग बताइएगा कि आपने देखा है कि नहीं। कैग के ऊपर प्रश्न है जीएस पेपर 2 में, और यही कि वह किस प्रकार से, मतलब क्या वो सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं नहीं, यह उसकी जिम्मेदारी है, और वह किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर रहा है, यह भी आपको मिला। यानी कैग और उसका रोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अगर ऐसा प्रश्न पूछता तो भी ये एग्जाम्पल आप वहां डालेंगे कि नहीं? कैग बता देंगे, फिर रोल बता देंगे। तो ये कंटेंट अपने आप में केवल, मतलब आप समझिए, कंटेंट एकदम होलिस्टिक आईक्यू आईपी हो गया आपका। कैग पे आए तो भी लिखना है, जो मुद्दा मेन है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर अगर कैग पर भी ना आए, मेन मुद्दे पर ना आए, भारतमाला प्रोजेक्ट पर आ जाए तो भी लिखना है, या सरकारी नीतियां, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को, तो भी आपको लिखना है, क्योंकि मैं और भी स्कीम्स का जिक्र कर रहा हूं। तो पहला प्रोजेक्ट उसने जो, फिर इसके बाद वो द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी बातचीत करता है, दिल्ली द्वारका, द्वारका एक्सप्रेस वे का भी जिक्र करता है। कैग ने पाया कि प्रति किलोमीटर इसको बनाने में 250 करोड़ रुपए लगे, जबकि नेशनल एवरेज 20 से 25 करोड़ प्रति किलोमीटर, यानी लगभग 10 गुना ज्यादा लागत लग गई। कैसे हुआ? तो कैग ने यहां टिप्पणी की कि ऐसी लागत वृद्धि के पीछे मजबूत कॉस्ट जस्टिफिकेशन, यानी सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाई है, मजबूत उसने जो किया है उससे कैग खुश नहीं है। तो कैग कहता है कि कॉस्ट जस्टिफिकेशन उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी मिशन एससीएम का भी कैग ने इवेल्युएशन किया। उन्होंने कहा यहां पर जो कमी है किसमें, स्मार्ट सिटी मिशन पर अलग से प्रश्न आया तो चैलेंज में एक पॉइंट बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा भैया आउटकम मेजरमेंट, परिणाम की माप का तंत्र अच्छा नहीं है। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क किसका? स्मार्ट सिटी का अपर्याप्त है। दोनों बातें याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह प्रोजेक्ट कहां पर खड़ा है, कितने शहर बन चुके हैं, कितना नहीं बने हैं, कोई जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में। क्या आपके पास है? आप मुझे बताइए। तो कैग ने कहा कि मिशन की इंटेंट, यानी स्मार्ट सिटी मिशन अपने आप में इंटेंट के लेवल पर बहुत बड़ा था, पर इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी छोटे स्तर की थी। आप देखिए सरकारी नीतियों की कैसे कैग धुलाई कर रहा है और कैसे आपको लिखना है। फिर ऐसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट,
कैग ने इसका भी मूल्यांकन किया। कैग ने पाया यहां सागरमाला को बनाने में जो जो एजेंसियां जिम्मेदार हैं, उनमें इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन यानी संस्थागत समन्वय, विभिन्न संस्थाओं के बीच में, ऑब्वियस है कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो संस्था ए, संस्था बी, संस्था सी, संस्था डी होती, इनमें कोऑर्डिनेशन का अभाव था। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो बोर्ड है सागरमाला का, उसकी भूमिका कमजोर है। तो फिर कैग ने क्या कहा कि सागरमाला, फिर उन्होंने कहा इंटेंट अच्छा है, सागरमाला ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी, कैग कह रहा है परिवहन दक्षता को बढ़ाने की क्षमता रखती थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो स्ट्रक्चर है, क्रियान्वयन का ढांचा मजबूत नहीं पाया गया। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? तो कैग का समग्र संदेश क्या रहा है कि भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर देता है, और मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में हमेशा होगा, ऐसा नहीं कभी होगा, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना होता है हर महीने, हर साल ही। कभी कभी ऐसा लगता है केंद्रीय एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। तो भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च तो कर देता है, लेकिन उनकी कॉस्ट यानी लागत का आकलन एक, मॉनिटरिंग यानी निगरानी नंबर दो, और आउटकम मेजरमेंट परिणाम मूल्यांकन तीन, ये तीनों कमजोर हैं। इससे संसाधनों का कुशल उपयोग नहीं हो पाता। एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, भारत में संसाधनों का प्रबंधन इन द रिसोर्स मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ऐसे है, काफी पहले पूछा गया था, उसमें भी ये पॉइंट आ जाएगा। बाकी मैंने सब बता ही दिया, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मजा आया बच्चों? सच्ची सच्ची बताइएगा, मतलब सुबह सुबह आपने समय दिया तो आपको आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? है भैया, बताइए बताइए, आनंद की अनुभूति, मेरे लेक्चर में आनंद, इसके बढ़ के कुछ नहीं है। तो वो देखिए, केंद्रीय विरोधाभास, भारत का विशाल परियोजनाओं के प्रति जुनून, कैग ऑडिट मेरे प्यारे बच्चों 2023, भारतमाला, सब बहुत बढ़िया से, द्वारका एक्सप्रेस वे मेरे प्यारे बच्चों, मानव पूंजी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, ठीक है। फिर इसके बाद भारत बनाम चीन, क्यों अंतर है वो सब भी बताया, वो किस चीज पर कितना कैसा, से एजुकेशन में क्या समस्या है, सब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। हेल्थ सेक्टर में क्या समस्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। भारत मानव पूंजी पर कम खर्च क्यों कर रही है, वो भी आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। आगे का रास्ता क्या हो, ये सारी चीजें, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार है। भारत का बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक खर्च, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा में कम निवेश उसकी दीर्घकालिक उत्पादकता और विकास के लिए खतरा है। हाल ही में कैग की टिप्पणियों के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कर पाएंगे भैया? ठीक है। अब आता है अगला टॉपिक, स्वास्थ्य के अधिकार पर एजेंडा तैयार मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं जाऊं, मेरे प्यारे बच्चों, यानी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, इससे मौलिक अधिकार बनाया जाए, कुछ इस प्रकार की चर्चा। बट ये टॉपिक अगर आप पहले एक बार न्यूज देख लें, फिर मैं आता हूं इसको डिटेल करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको सबसे पहले यूपीएससी के अकॉर्डिंग डेवलप करता हूं, फिर आता हूं पीडीएफ के कंटेंट पे। देखो, जीएस पेपर 2 में अगर आप एक यूनिट देखेंगे सोशल जस्टिस में, शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन, यानी अभी हमने जो बात की, ये उसी आर्टिकल के साथ इसे आप 100% लिंक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो आकर्षित किया है इस टॉपिक में, वो जो इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर है, भारत की जो स्वास्थ्य आधारभूत संरचना है। आप कहेंगे सर क्यों किया है? दो कारणों से और दो प्रश्नों से इसको मैं समझाना चाहूंगा, दोनों कारण को। पहला प्रश्न है जिसमें पहला कारण मेरे आकर्षण का इस टॉपिक के प्रति, आपको पता है चूंकि एक टीचर टॉपिक चूज तब करता है जब वो सेटिस्फाई होता है कि वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं कितने आर्टिकल आते हैं, सब तो हम लोग नहीं कराते हैं। तो पहला है मेरे बच्चों, एक प्रश्न आया था जीएस पेपर 2 में 2014 या 15 में, आगे है पीडीएफ में।
आपसे पूछा था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, अभी आपको याद आ जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है और इसको प्राप्त करने के सामने भारत में क्या चैलेंज है, और फिर आपसे पूछा था सीएच चैलेंज क्या है, और फिर उसके बाद पूछा था कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका एक मॉडल हो सकता है, किसका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। और फिर उसके बाद आपसे कहा कि भाई कुछ और भी बताओ, यानी अदर्स, कुछ और उपाय बताओ और क्या किया जाए। मेरे बच्चों, तो पहला आकर्षण इस टॉपिक को कराने का जो था मेरा, वो यही है जो आर्टिकल में जबरदस्त डिस्कस है कि भारत में आज यूनिवर्सल हेल्थ केयर मतलब भारत के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का ग्रासरूट लेवल पर पहुंचना, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, फिर डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां तक, और उसके बाद उसके आगे भी, यानी सभी तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना ही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बिना किसी बाधा के, एफोर्डेबल, क्वालिटी, यानी उनकी जेब अलाउ भी करे और उस स्वास्थ्य सेवा में उनको गुणवत्ता महसूस हो। ठीक है, अच्छी बात है। आप कहेंगे सर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारी समझ में आ गया, हम कहेंगे चलो भाई अच्छी बात है। अब यहां से जो दूसरी चीज निकल करके आती है बच्चों, इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के सामने जो चैलेंज है इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया, वो सबसे बड़ा चैलेंज ही आज का मेरा जो इसको चूज करने का रीजन है, भैया सरकार, आपने पढ़ा भी हुआ है, बस हम लोग केवल समझिए रिवाइज कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रा है वो बिल्कुल कमजोर है। यानी सरकारी आधारभूत जो संरचना स्वास्थ्य की वो कमजोर है, ये सब तक पहुंच नहीं सकती है। आप सबको पहले भी पढ़ाया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत में ना जाने कितने जिले, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जो केवल पेपर पे है, प्रैक्टिकल में नहीं। जितने बच्चे इस समय क्लास ले रहे हैं, लगभग 400 से 500 बच्चे शुरुआत वाले सेशन में होते हैं लाइव। आप सब मुझे बताएं, इतने बच्चे हैं, कमेंट कर दीजिए, क्या आपका जो कस्बा है जहां आप रहते हैं, शहर गांव जहां भी, क्या वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और है तो क्या एक्टिव है? दोनों बोलिएगा। है तो आप यस, बट उसी के साथ एक और, एक्टिव है। एक्टिव इन द सेंस कि वहां पर एक डॉक्टर है, सेम वैसे ही कम्युनिटी, सेम वैसे। मैं प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं, यानी बीमारी का प्राथमिक समाधान नहीं है तो बीमारी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है तो फिर से वही बात, सरकार को अपने बजट का एक बहुत बड़ा पैसा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं पर देना पड़ता है। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मोदी जी ने सबको दिया बीमा। अरे मोदी जी ने सबको दिया बीमा, तो यह भी तो सोचना चाहिए सारे पॉलिसी मेकर्स को कि यार यहां तक पहुंचने ना दो। कुछ लोग तो पहुंचेंगे, ऑब्वियस है, लेकिन मैक्सिमम नहीं पहुंचेंगे। बिकॉज अगर प्राइमरी लेवल पर ही बीमारी डायग्नोस हो जाए तो डिजीज बर्डन जो देश के बजट पर पड़ रहा है, जो देश का फिजिकल डेफिसिट बड़ा कर रहा है, वो नहीं करेगा। उस पैसे को हम कहीं और खर्च करेंगे। इसीलिए कहा जाता है चीजें ले लेती हैं, जैसा करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आज ग्लोबल वार्मिंग, ये वो ना जाने क्या, क्यों? क्योंकि हमने अंधाधुंध विकास किया, तो लो जो करोगे भुगतोगे। तो गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डामाडोल है, और फिर उन्होंने कहा जो प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल नहीं है, ये आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर की तरफ लेके जाता है, और सब तक पहुंच भी, यानी अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी दोनों यहां मुद्दा है। क्वालिटी यहां मुद्दा नहीं, यहां क्वालिटी ठीक ठीक मिल जाती है। क्वालिटी का मुद्दा सरकारी संस्थाओं में, और जो एम्स और इस प्रकार की संस्थाएं, वो तो केवल इस देश के में इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश, ना जाने कितने एमपी एमएलए, उनके रिश्तेदार। आप एक आंकड़ा निकालिए, इन सब पर इंडिया में रिसर्च नहीं होता। एम्स दिल्ली सबसे मजबूत संस्था, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें किसका इलाज होता, किसको बेस्ट फैसिलिटी मिलती है? वैसे कूड़े की तरह। मैं अपने फादर को लेके गया, और मेरी बच्चों ठीक ठीक होल्ड है हर जगह। सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे पिछले 10 सालों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, लाखों लाख बच्चे मुझे फॉलो करते रहे, बहुत सारा रिजल्ट हुआ।
और इनफैक्ट एम्स में जब मैं अनअकैडमी पे था, एम्स के कई डॉक्टर्स मेरे स्टूडेंट थे, यूपीएससी की तैयारी करने वाले। रिधम आनंद जो आईएएस बनी, वो खुद भी एमबीबीएस है, दिल्ली में ही, ये भी नहीं कि कहीं और। लेकिन मेरी जो जहां मैं रहता हूं, अच्छी जगह है, बहुत सारे डॉक्टर, कोई मैक्स का है, कोई कहां का, मतलब सब लिंक वाले, डीयू के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, वो सब रहते हैं, हम सब आपस में भाई भाई जैसे। लेकिन मेरी आदत होती क्या कि मुझे लगता है कि मुझे अपने काम के लिए किसी की मदद मुझे लेना पसंद नहीं, समझिएगा, मतलब जब तक कुछ ऐसा ना हो, मुझे लगता है कि मैं खुद कर लूंगा। ईश्वर ने ठीक ठीक चीजें दी हुई हैं और बातचीत ठीक है, और इतना पैसा अधिक नहीं है, लेकिन इतना है मिडिल क्लास वाला कि चीजें कर लेता हूं। 2 रुपए अधिक लग जाए, इसमें विश्वास रखता हूं, किसी से कहना ना पड़े, 2 रुपए अधिक लग जाए, इसमें विश्वास करता हूं। तो मैं पिताजी को लेकर के, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आया, और मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अपनी कहानी नहीं, ध्यान से पकड़िएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रिसर्च एम्स पर होना चाहिए। तो मेरा एक स्टूडेंट ही था, उसने कहा था कि सर जो है, और बच्चों ये मत समझिएगा मैं अपनी बात बता रहा हूं, कई बच्चे ऐसे थे जिनको ब्लड की जरूरत थी। एक केस मेरे पास मध्य प्रदेश रीवा के सीधी से आया था, उनकी बेटी को ब्लड चाहिए था, ऑब्वियस है, और हालांकि उनकी बेटी बच नहीं पाई, बड़ा अफसोस उसका। लेकिन एक मैसेज मैं करता था और मेरे कितने बच्चे वहां हॉस्पिटल में जाकर के खड़े हो जाते थे। और आप सबको भी पता है, जो पहले से फॉलो कर रहे हो, कितनी बारी हम लोगों ने ब्लड दिलवाया। एक बार कहना होता था, मेरा बच्चा कोई यहां पहुंच जा रहा, कोई लखनऊ में पहुंच जा रहा, कोई जहां जिसको जिस चीज की जरूरत है। क्या ऐसा था कि नहीं था? तो वो पूरा रेफरेंस लेते हुए मैं ये बात आपको बता रहा हूं। तो मैं जो है, पिताजी को स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आया, तो एक बच्चा मेरा था एम्स में उस समय, उससे उसका मैसेज आया, लेकिन इत्तफाकन मैं गया, क्योंकि अपना बच्चा था, उसने खुद, क्योंकि मैं आपको पता है ऑनलाइन में सब बातें बता देता हूं, ऑफलाइन में भी ऐसे अपने बच्चों से सब बात बता देता हूं क्लास में। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान बहुत कम है, फायदा बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे पिताजी को मैंने रूटीन चेकअप में, नॉट हार्ट अटैक, और मैं सब बच्चों को सिखाता हूं कि आप सब भी ये सब काम किया करिए। बाद में लाखों रुपए लगे हार्ट अटैक में, कार्डियक अरेस्ट में लाखों रुपए, आप ओपन हार्ट सर्जरी, इन सब में लगता है, ना जाने कितना पैसा खर्चा होता है। उसके पहले ही आप जांच करा लीजिए। तो मैंने अपने पिताजी का, जब वो 70s में आए, तो मैंने उनका रूटीन चेकअप कराया। वो मान नहीं रहे थे, बट मुझे पता था 40s, और उनके फादर की हिस्ट्री थी। मेरे पिताजी के फादर यानी मेरे दादाजी बचपन में, बहुत छोटा था, वो हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ हुई। तो फैमिली हिस्ट्री बीमारी में काम करती हूं। मैंने पढ़ा, पिताजी को बीपी 40 साल की उम्र से, ध्यान से समझिएगा, पिताजी को बीपी 40 साल की उम्र से, जिस पर मैं अच्छा स्टडी कर चुका था, मुझे था कि इनको भी इश्यू आएगा। 100% पिताजी मान नहीं रहे थे, और रूटीन चेकअप हुआ, तो मैंने कहा चलिए इको टेस्ट पापा, क्योंकि ईसीजी वाला जो होता है उसमें कुछ उनका आया नहीं। क्या नहीं आया? ईसीजी वाला उनका कुछ आया नहीं। तो मैंने कहा इको टेस्ट कराते हैं, और पापा की जो मेन आर्टलरी है बेटा, जो मेन वीन्स जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे मोटी वाली होती है, वो 95% ब्लॉक थी। यानी जैसे ये हो गई मेन आर्टिलरी, ठीक है ना। और पापा बिल्कुल हेल्दी, कहीं से उनको कोई समस्या नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है बस, और बहुत रूटीन वाले, नशा वसा कुछ है नहीं। तो एकदम से, मतलब फिट, एकदम चमकते हुए से, ऐसा मतलब ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूं, एकदम वो चमकते हैं। 75th बर्थडे में उनको यहां आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो या मेरी किताब लिख ही नहीं पा रहा हूं, मैं सोच रहा था उन्हीं से। तो ये वाली जो होती है, बाकी तो सब उसकी, ये वाली जो थी वो एक इतनी ब्लॉक थी, इतनी, आप समझ सकते हो, मेन आर्टलरी। तो रूटीन चेकअप में पता लग गया, और फिर स्टंट पड़ गया, तो अटैक आया नहीं, तो आप समझ सकते हैं। पैसे भी कम लगे। तो ये कैसे हुआ पैसे कम लगे? तो मैं अपनी क्लास में था, मैंने अपनी क्लास में जिक्र कर दिया ऑफलाइन में, तो 2 बच्चे आए नीचे, प्रीलिम्स का बैच था, क्लास खचोखच भरी थी, 2 बच्चे नीचे आ गए। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, राजीव गांधी, पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, यही शाहदरा के पास है, राजीव गांधी करके है। अब तो शायद उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, उसने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि वो ऑब्वियस है किसी एक राजनीतिक पार्टी के नाम से है, तो ये सब भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्या ही बताऊं मैं आपसे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन बच्चों ने मुझे एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया,
कि सर बहुत अच्छे हैं, एक बार आप जाइए। दोनों बच्चों ने, और फिर मैं वहां लेकर के गया। बच्चों, मुश्किल से मेरा जो पैसा खर्चा हुआ होगा, मुझे लगता है कि 40-50 हजार मैक्सिमम। सोचो इतने कम पैसे में पापा को स्टंट पड़ा, बढ़िया। और क्या फैसिलिटी, ऐसा लग रहा था कि मैं सिंगापुर वगैरह के किसी अस्पताल में। इतना सुंदर है वो, पता नहीं सरकार उसको ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्यों उसका ऐड नहीं करती है। अब तो खैर वो सब बताते हैं कि बंद की पोजीशन पे है। बहुत खूबसूरत, आप देखिएगा, ऐसे लगेगा कि आप किसी अमेरिकन बिल्डिंग्स में आए। इतना सुंदर, इतना स्पेसियस। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस के टाइम पे बना है, तो बाद में जितनी भी सरकारें आई, आपको पता है ऐसा होता ही होता है। तो फायदा ये हुआ। तो उस दिन भी एक बच्चे को क्लास में जिक्र किया था, उसने मुझे मैसेज किया कि सर जब पहुंचिएगा तो मुझे आप कॉल करिएगा। लेकिन जब मैं पहुंचा, उसको कॉल किया तो उसका लगा नहीं। फिर दोबारा मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वहां पर क्या होता है, थोड़ा नेटवर्क वगैरह का भी इशू, अंदर चले जाओ तो रहता है। फिर मैं कहा क्या ही परेशान हूं बार बार बाहर जाना। तो पिताजी को मैं लेके गया, उनको स्पेंडिलाइटिस का अटैक था। मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे गंभीर पीड़ा में, बिल्कुल ऐसे 70 साल का आदमी, ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। वही जो पिक्चरों में दिखाता है। मुझे एक वो पकड़ा दिया गया। मैंने लेके गया जहां पर पर्चा बनता है। मैंने कहा कि ये ऐसा ऐसा इशू, बहुत सीरियस इशू है, और आ, इसका इलाज अभी होना चाहिए। कम से कम इतना हो जाए कि इनको थोड़ी सी राहत हो जाए। और मैंने उनको घर से, जेट एयरवेज से बुलवाया था। यानी समझिए कि लखनऊ में उनको आराम नहीं हुआ था, तब मैंने फटाफट फ्लाइट से बुलवाया, खुद वहां पर मैं उनको पिक करके ले गया। मतलब इतनी गंभीर स्थिति कि लखनऊ में उसका सोल्यूशन नहीं था। अब आप सोचिए, अब भाई साहब कह रहा है स्ट्रेचर पे लेके आओ। अब एक आदमी ऐसे जो चल नहीं सकता, वो स्ट्रेचर पे, समझिएगा आप इस चीज को। अब स्ट्रेचर पर बैठेंगे कैसे? किसी तरीके से किसी इंसान ने मदद की, मैं स्ट्रेचर पे लेके आया, ऐसे ऐसे थोड़ी दूर गया होगा। पापा मेरी तरफ देखे, हमका पापा उठिए चलिए चलते हैं। आप समझ सकते हैं कॉमन इंसान की हैसियत है। जबकि ऑब्वियस मैं अपने आप को कॉमन मानता हूं, जीरो मानता हूं, लेकिन कॉमन में था नहीं किसी भी रूप में। उतना सक्षम पिताजी भी थे, मैं भी। फिर वहां से बेटा सीधा आए, और सबसे पहले ऑब्वियस है यहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अपोलो पास में ही था। फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, उनको आराम हुआ। उसके बाद फिर ऑब्वियस है जो भी दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने इलाज किया, आज एकदम मस्त हैं। लेकिन वो यहीं पर हुआ, प्राइवेट में। तो एम्स की बात मैं कर रहा था। अब वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। एम्स में किसका इलाज होता है इजीली? जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने भी एमएलए हैं, खासकर वो, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, या उनके साथ जिनका लिंक है, क्योंकि सबका कोटा होता है। आप चिंतन कीजिए, इस देश में कॉमन मैन की समस्याएं क्या है प्राइमरी लेवल पर। अब आइए जरा, वे सपने जो भारत को सोने ना दे। प्राइमरी लेवल पर हेल्थ केयर पेपर में है, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में है भी तो वो एक्टिव नहीं है। दूसरा, वह कॉमन इंसान गरीबी, प्रोसेस ऑफ डिप्रिविएशन का शिकार है, जो अपनी बीमारी को छुपाने में ज्यादा विश्वास करता अपनी फैमिली को, कि बताएगा तो परिवार पर बर्डन आएगा। और उसको पता भी नहीं को गंभीर है नहीं है, क्या वो बीमारी गंभीर हो जाती है और फिर वह परिवार बिखर जाता है, क्योंकि उस परिवार के कमाने वाले शख्स की डेथ हो जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा है, कम्युनिटी हेल्थ केयर पर बहुत ज्यादा जनसंख्या का भार है। एक डिजीज बर्डन होता है, एक पॉपुलेशन बर्डन होता है जो बहुत ज्यादा है। और जिला अस्पतालों की स्थिति और भी खराब है। ऐसी परिस्थिति में यह आर्टिकल डिस्कस करता है कि जब प्राइवेट हेल्थ केयर कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेस में नहीं है, तो समय आ गया है कि हेल्थ को अब राइट टू हेल्थ के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में प्रैक्टिकली डेवलप किया जाए, व्यवहारिक रूप से इसे विकसित किया जाए। यही विषय यहां पर डिस्कस है। आई होप अब टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अस्पताल, दवाइयां, जांचें, इलाज ये जीवन बचाते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या स्वास्थ्य केवल उन्हीं को मिले जिनके पास पैसा है, या स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए? और जैसे इन प्रश्नों पर विचार आप करते हैं, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की चर्चा। और वो चर्चा क्या है, अब आते हैं पीडीएफ पर, फिर पीवाईक्यूज के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने देख सकते हैं। यानी ये बताता है कि दिल्ली में 11-12 दिसंबर 2025 को नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है। किस पर? ऑन हेल्थ राइट्स पर। इसे एक संस्था है जन स्वास्थ्य अभियान, वह संपन्न करा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यह जो हो रहा है ये दो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बीच में हो रहा है। दिसंबर 10 यानी आज, जब मानव अधिकार दिवस है, और दिसंबर 12 जब होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, यानी कि सभी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाइए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 को मनाया जाता है। आप उस क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हैं। इन दोनों तारीखों, यानी इन दोनों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बीच में यह कन्वेंशन होने जा रहा है, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, और वो ये है, इन दोनों के बीच में ये जो पड़ रहा है कि स्वास्थ्य इज इक्वल टू मानवाधिकार। स्वास्थ्य मानव का अधिकार है, उससे मिलना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, यहां डिस्कस यही है कि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली आज दो विपरीत दिशाओं में चल रही। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है, निजी या कारपोरेट स्वास्थ्य तेजी से बढ़ रहा है। परिणाम इसका क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, गरीब इलाज से बाहर हैं, खर्च बढ़ता है और असमानता बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं सरकार के हेल्थ केयर सेक्टर से बाहर हो जाने के कारण, अब मतलब पॉलिसी के तहत वो बाहर नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, यानी व्यवस्था के इंप्लीमेंटेशन के तहत वो बाहर हुई है, तो उसका परिणाम हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं का कमर्शलाइजेशन, यानी व्यवसायीकरण। और जब भी स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण होगा, वो हमेशा चिंता हो की बात बनेगी। क्यों? क्योंकि अस्पताल व्यापार बनते जा रहे हैं। बीमा आधारित मॉडल लाभ कमाने पर केंद्रित है। अत्यधिक दाम, अनावश्यक टेस्ट, ग्रामीण और गरीब इसके कारण पीछे छूट जाते हैं। आज कुछ भी आप पकड़ने दिखाने जाइए, तुरंत कहते हैं टेस्ट कराओ। तो बेहद महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य व्यवस्था का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। इसीलिए समय आ गया है रिफॉर्म की आवश्यकता, और इन्हीं रिफॉर्म्स पर इस कन्वेंशन में चर्चा होगी। इस कन्वेंशन के बहाने हमने इस मुद्दे पर डिस्कस कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस यही यहां पर डिस्कस किया गया और कुछ भी नहीं। आप इसको बढ़िया से जीएस पेपर 2 स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन हो गया बच्चों। फिर इसके बाद ऑब्वियस है गरीबों को ही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चुनौती, इसलिए सरकारी नीतियां हेल्थ को लेकर के जो भी हैं, ऑब्वियस अगर हेल्थ अच्छा नहीं तो इकोनॉमी पर भी बर्डन है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, लेकिन हम अभी आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में एक समस्या, जिसका मैंने यहां पर जिक्र आपसे कर दिया। ठीक है ना? तो यही सारी बातें यहां पर डिस्कस हैं। और फिर इसके बाद कहता है वही, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को हम कैसे बेहतर करें, आप देख सकते हैं। तृणमूल स्तर तक लेके जाए, जरा पॉइंट को पकड़ेगा। यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर को कैसे हम तृणमूल स्तर तक ले जाएं। क्यों? क्योंकि भारत में कुछ समाज है, कुछ समूह है जो पीछे छूट जा रहे हैं, जैसे दलित, जैसे आदिवासी, जैसे मुस्लिम, जैसे एलजीबीटीक्यू या दिव्यांग और महिलाएं। इसलिए स्वास्थ्य एक सोशल जस्टिस का विषय है। इसलिए हमें जो जो रिफॉर्म मैंने आपको बताया है वही आपको लेकर के चलना है, यानी कि दोनों मिले, लेकिन सरकारी क्षेत्र भी अपना एक्सपेंशन करे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ की भूमिका को सुनिश्चित करे। ठीक है, क्लियर बेटा? तो बस यही सारी चीजें हैं। फिर देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की। क्या क्या करी?
वो एक प्रश्न और उसके उत्तर में मैंने आपको बता दिया है पूरा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वाला क्वेश्चन यहां पर वही जो मैंने डिस्कस किया आ ही गया है। ठीक है ना, मतलब देख सकते हैं मात्र स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धों की देखभाल पर आपसे प्रश्न पूछा गया। वो निबंध प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा और सोशल जस्टिस पर जो निबंध आएंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये सारा टॉपिक जिसको आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और ये प्रश्न आपके सामने बनता है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण समानता, सामर्थ्य और सुलभता को कमजोर करता है। स्वास्थ्य अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार को मानव के अधिकार में सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो सारे उपाय मैंने बताए। परिचय, व्यवसायीकरण एक खतरा क्यों है, स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करना, और फिर एक निष्कर्ष। पानी की कीमत, यह भी एक रिसर्च है बच्चों। तो ये टॉपिक डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट कभी भी आर्टिकल में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? ये कभी भी डायरेक्ट आर्टिकल में नहीं आएगा, मतलब सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। फिर भी मैंने एक बनाया जिससे आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। तो ये पानी की बात है। ओडिशा में एक स्टडी हुई है, उसी स्टडी का यहां पर जिक्र है भैया। अब इसमें क्या बात है? इसमें बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि भाई जो पानी है ना, ये केवल ये नल में मत दो। नल चलाया, सरकार की स्कीम भी है कि हर घर तक नल देंगे, यानी टैप वाटर मिलेगा। मेरे बच्चों, टैप वाटर और क्वालिटी, टैप वाटर में अंतर है, यही यहां पर बताया गया। जैसे अभी आप हेल्थ एजुकेशन में क्वांटिटी और क्वालिटी पढ़ते हैं, वही चीज यहां पर भी। यानी अब समय आ गया कि हम हर घर तक, यानी इसको आप इस रूप में लिखिएगा कि जल शक्ति मिशन पर अगर यूपीएससी कोई प्रश्न आपसे पूछ ले तो उसमें आप अपनी तरफ से एक आइडिया देंगे कि अब जल शक्ति मिशन में एक कंपोनेंट और डालने की आवश्यकता है, और वह है गुणवत्ता युक्त पानी पहुंचे हर घर तक। यह पानी पहुंचा रहा है यह अभियान। अब आवश्यकता है, उड़ीसा की स्टडी से यह बात सामने आई है कि अब जो है एक सर्वे हुआ लोगों पर, लोग कह रहे हैं कि हमें गुणवत्ता युक्त पानी चाहिए, चाहे हमें पे करना पड़े, टेस्टी पानी चाहिए। यही रिसर्च बेटा, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बातचीत करेंगे पानी पर, ठीक है? क्लियर है? बट वह पानी नहीं जो पाइप से आ जाता है, बल्कि वह पानी जो इंसान के जीवन, स्वास्थ्य, समय, गरिमा और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से जुड़ा। जितने बच्चे दिल्ली में रह करके या पटना या कहीं पर भी रह करके तैयारी करते हैं, बिना आरओ का पानी अगर आप पीते हैं तो कितना घटिया टेस्ट आता है, आप मुझे बताएं। और आरओ का पानी कितने लोगों तक उपलब्ध है, खासकर अगर आप गरीब वर्ग में जाइए। यानी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि असल सवाल यह नहीं है कि पानी आता है या नहीं, यानी यह प्रश्न नहीं है पानी आता है या नहीं। असल सवाल यह नहीं है। असल सवाल यह है कि जो पानी मिल रहा है, क्या वो भरोसेमंद है, सुरक्षित है, स्वाद है उसमें, और क्या वो सम्मान देने वाला है कि भाई मैं अपने देश में स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी ले रहा हूं। तो ये जो चर्चा है, देख सकते हैं लिखा हुआ है, ओडिशा में एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर आधारित है। यह स्टडी आईआईटी गांधीनगर ने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के रिसर्चर्स ने किया है, और ओडिशा सरकार के सहयोग से किया है। और किस लिए किया है? स्वाभाविक है, जल प्रबंधन के कार्यक्रम के संदर्भ में इसका अध्ययन किया गया। यानी जो हमारा जल जीवन मिशन है, उसको आपको ध्यान रखना है। यह जो अध्ययन हुआ है, जो आईआईटी गांधीनगर ने किया, जल जीवन मिशन के कॉन्टेक्स्ट में किया गया, ताकि घर घर पानी की सच्ची अर्थपूर्णता को समझा जा सके। कि यानी वो लोग जो इस सर्वे में शामिल हुए, शोध का मतलब क्या कि 1000 लोगों पर सर्वे किया जिनके घर में नल वाला पानी जल जीवन मिशन के तहत पहुंच रहा है। तो उनका सर्वे किया गया कि क्या पानी केवल पहुंचना पर्याप्त है, या जो मीठा हो, अच्छा हो, वह महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। तो ऑब्वियस इस प्रकार की कोई भी चर्चा जब भी होती है तो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हो जाती, चूंकि एविडेंस है जब आप रिसर्च, ठीक है। तो बस यही चीज यहां पर डिस्कस किया गया है कि हम हमेशा यही समझते रहे हैं,
और ये आर्टिकल अच्छा है कि हम लोग को जागृत भी करता है कि पाइपलाइन लग गई मतलब पानी मिल गया, समस्या खत्म। ऐसा होता है कि नहीं? पर ये स्टडी यही दिखाता है, क्या दिखाता है कि पाइपलाइन लग गई है, ये पहला कदम है। असली मुद्दा है हमेशा पानी मिले, गुणवत्ता वाला पानी मिले, मीठा पानी मिले, पीने में टेस्ट आए, उसको पीने से कोई बीमारी ना फैले। आई होप। और अगर ये रिसर्च ऐसा कहता है तो आप अपने आंसर में लिखिएगा, जब भी जल जीवन मिशन पर आए, जल शक्ति मिशन पर आए, उसकी उपलब्धियों पर आए, कुछ नए विचार पर आपसे सुझाव मांगे, तो आप यही लिख दीजिएगा कि यही परिवर्तन इस नीति में या भारत सरकार की जल नीति में होना चाहिए। आई होप अब आप बहुत अच्छे से समझ गए। इतना ही इसमें डिस्कस है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है गरीबी के साथ यह भी जुड़ा हुआ, चूंकि गरीबों को ही समस्या है, तो आप गरीबी पर लिखिएगा तो पानी पर भी जरूर लिखिएगा। सरकारी नीतियां, जल जीवन मिशन आपके सामने है। ऑब्वियस है मानव संसाधन को बेहतर बनाना है तो पानी भी बेहतर चाहिए। स्वास्थ्य संकट से आबादी को बचाना है तो बेहतर पानी चाहिए। और ऑब्वियस है यह पानी इकोनॉमी को भी, ऑब्वियस है पानी तो पानी हर जगह, इकोनॉमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह ये आ रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर यह बताया गया जैसे ज्योग्राफी में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पर प्रश्न पूछा गया है, यानी जल विषय पर प्रश्न पूछा जाता है, ये मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं। 2016 में जीएस पेपर 1 में ही पूछा गया कि भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को कम करेगा। बिल्कुल। तो जल संसाधनों का प्रबंधन आप देख सकते हैं, सीधा सीधा यहां जल संसाधनों के प्रबंधन की बात है कि नहीं, जो मानव विपत्तियों को कम करेगा। मानव विपत्ति यानी गंदा पानी पी के अस्वस्थ हो जाना। तो ये आप देख सकते हैं 2015 में भी है, 2020 में भी जल संरक्षण पर प्रश्न है, 2023 और बाकी तो सोशल जस्टिस वाले सब आ ही जाएंगे। तो ये आपके सामने टॉपिक आता है। ठीक है? सन्नी सिंह कह रहे हैं सर, बेटा ये तो टेक्निकल टीम से जो हमारा ऑफिशियल नंबर उस पर आप बात करिए, ये तो टेक्निकल कोई भी इशू होता वही लोग सॉल्व करते, मुझे आता नहीं। तो फिर पानी का महत्व समझना क्यों जरूरी है? पारंपरिक मूल्यांकन विधि यानी पानी को लेकर के, और फिर ये नई मूल्यांकन विधि। तो जितना मैंने बोला आपको उतना ही पढ़ना, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ एक प्रश्न बना दिया है, पेयजल के व्यवहारिक मूल्यांकन को समझने में भारत में ग्रामीण जल नीतियों को समझने से, माफी चाहूंगा, यानी वही जल नीतियों की प्रभावशीलता में कैसे सुधार किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, एक प्रीलिम्स का ये टॉपिक है बच्चों। और प्रीलिम्स के टॉपिक में क्या क्या है जरा एक बार आप, कई टर्मिनोलॉजी है और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिएगा प्रीलिम्स के लिए। ठीक है ना? कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएंगे। एक शब्द चर्चा में आया है, क्वांटम इकोस। क्वांटम आप सबको पता है बहुत बड़ी चीज है। तो गूगल ने क्वांटम इकोस पर कुछ रिसर्च किया है। क्वांटम इकोस, इको नहीं होता जैसे आप कभी पहाड़ पर, जैसे ना कोयल कूकती है तो उसकी आवाज रिफ्लेक्ट करती है, आप भी कमरा वमरा बंद करके बोलिए तो आप ही की आवाज रिफ्लेक्ट करती है, इसको बोलते हैं इको। कभी कभी आप देखो गाना वाना सुनो इको आने लगता है, फोन सुनो अपनी ही आवाज वापस आने लगती है, उसी को बोलते हैं इको। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है ध्यान से समझिएगा, क्वांटम इकोस पर एक रिसर्च हुआ। अब ये प्रीलिम्स के लिए यहां पर जो जो टर्म चर्चा में है वो सब जो है आपको समझने चाहिए। क्यों? क्योंकि यह गूगल का क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और गूगल का ही एक, ठीक है ना, क्वांटम इकोस एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गूगल ने एक प्रोसेसर भी बनाया था जिसका नाम क्या था, बिलो। आपको मैं इस पे पढ़ा चुका हूं प्रीलिम्स के लिए, बिलो। इसी प्रोसेसर का यूज किया। तो प्रीलिम्स में एक तरफ प्रोसेसर लिख दिया जाएगा, एक तरफ कंपनियों का नाम कौन किसका है सुमेलित कीजिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना? तो
इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने यही रखा था जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम इकोस। ठीक है। और क्वांटम इकोस पर जब वो रिसर्च कर रहे थे तो एक प्रश्न उठा जिसका यहां पर जिक्र है कि क्या इससे क्वांटम डे, क्यू डे की संकल्पना भी आपको समझनी होगी कि क्या इससे क्यू डे और नजदीक आ रहा है। आप कहेंगे सर अब प्रीलिम्स में अगर पूछ ले कि क्यू डे क्या है, यानी यहां गूगल ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो कहा जा रहा है क्या इससे क्यू डे और करीब आ रहा है। क्यू डे का मतलब क्या होता है? क्यू डे का मतलब होता है बच्चे वह दिन जब क्वांटम कंप्यूटर आज की या आज के कंप्यूटर की या आज की जो क्रिप्टोग्राफी होती है उसको तोड़ देंगे, यानी इस व्यवस्था में क्वांटम ही रूल करेगा। उसको बोलते हैं क्वांटम डे। जैसे कोई सा भी डे, विश्व पर्यावरण डे, ऐसे ही वो भी डे। ठीक है। तो लेख में जो चर्चा है वो यही है कि यह जो एक्सपेरिमेंट गूगल ने किया है वह अभी इनक्रिप्शन को तोड़ नहीं पाएगा, यानी अभी की व्यवस्था जैसे चल रही वैसे चलेगी। हां, लेकिन दूसरा क्वांटम दुनिया को समझने में यह क्वांटम इकोस पर गूगल का जो रिसर्च है वह मदद करेगा। बस यही आपको देखना है। तो क्वांटम इकोस वगैरह, क्वांटम डे वगैरह, बिलो वगैरह, आप इसको बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्वांटम इकोस को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं एक कहानी से। इसको ऐसे समझिएगा। कहानी यह है कि 10 दोस्त हैं। आप में से जितने भी बच्चे हैं, आप अपने आप को 10 लोग एक दोस्त के रूप में कल्पना कीजिए। आप सब दोस्त हैं और एक खेल होने जा रहा है। यानी खेल ऐसा है कि आप सभी दोस्त गोल गोल घूमकर खड़े हैं। गोल गोल घूम गए और खड़े हैं। गोल गोल घूमे, उसके बाद सब खड़े हो गए, तो सबकी पोजीशन हो गई। उनमें से जो एक दोस्त है, पहला वाला, उसने क्या किया, दूसरे वाले के कान में कुछ बात कही। फिर दूसरे ने तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे ही हर कोई विस्पर करके अगले को बताता है। अब जब सामने कोई बैठा है तो पहला वाला दूसरे, दूसरा वाला तीसरे, तीसरा वाला चौथे, चौथे वाला पांचवें को जो कह रहा है तो क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसने क्या कहा। किसको पता है किसने क्या कहा। लेकिन अंत में जब सब एक साथ चिल्लाते हैं कि अरे हम सबने यही सुना, यानी जो विषय रहा होगा सब कहेंगे हमने यही सुना, तो क्या हुआ, असली बात वापस फोकस में आ गई। जो नहीं पता था किसने क्या कहा था वो लोगों के सामने आ गया। यही फैलने और फिर वापस आने को वैज्ञानिक क्वांटम इको कहते हैं। यानी क्वांटम इको का मतलब होता है जानकारी का फैलना फिर वापस रीफोकस होना। गूगल ने यह क्वांटम दुनिया में करके दिखाया। गूगल ने यह क्वांटम दुनिया में करके दिखाया मेरे प्यारे बच्चों। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पर क्वेश्चन मैंने बना दिया है, घुसेगा नहीं और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। बाकी कंटेंट यहां पर दे ही दिया गया है। आप भी बहुत घुसिएगा नहीं, जितना मैंने बताया उतना ही घुसिएगा, क्योंकि बहुत जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, टर्म जितने भी हैं उसको दिमाग में रखिएगा तो पता लग जाएगा ये टर्म क्वांटम से है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है और आपको सारे टर्म वर्म किससे किसका संबंध है आप आइडिया लगा लेते हैं, ये गुप्त काल का होगा, ये संगम काल का। वैसे ही मान लीजिए कुछ 3-4 ऑब्जेक्ट दे आपको, अरे नहीं यार ये तो क्वांटम का है, सर ने अपने कंटेंट में दिया था। ऐसे प्रीलिम्स ज्यादा निकलता है गेस लगा करके। ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए प्रीलिम्स के जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है ना। क्वांटम इकोस पर सीधा सीधा प्रश्न बना हुआ है, इसलिए सोचना नहीं। येलो लाइन क्या है जो गाजा की नई सीमा तय कर सकती है? ये येलो लाइन थोड़ा सा खतरनाक है। जियोपॉलिटिक्स में मेरे प्यारे बच्चों येलो लाइन थोड़ी सी खतरनाक लाइन है, जरा इसको समझिएगा। यानी अब जरा देखिएगा ये येलो लाइन, इसको देखिएगा। ये हो गया क्वांटम वाला। अब आइए येलो लाइन क्या है जो गाजा की नई सीमा तय कर सकती है। लेकिन ये तय होगी कि नहीं वो अलग चीज है।
येलो लाइन आप ये देखिएगा पूरा, ये आपको कंटेंट जा रहा है, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से एरिया येलो लाइन में है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये देख सकते हैं येलो लाइन कहां से शुरू हो रही कहां तक जा रही है, ठीक है ना। येलो ब्लॉक्स इन नॉर्थ वेस्ट गाजा, इसी को येलो लाइन कहते हैं। यानी इसका मतलब है येलो लाइन को सबसे पहले समझना। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो येलो लाइन आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये कोई फॉर्मल, कोई औपचारिक बॉर्डर नहीं है जिससे फिलिस्तीन और इजराइल ने मिल करके तय किया हो। चाहे हमारा मैकमोहन लाइन हो, चाइना माने ना माने, लेकिन वो उस समय की पावर्स ने मिल करके तय किया। लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, पाकिस्तान के साथ एलओसी हो गया, किसी न किसी ने तय किया। अफगानिस्तान इंडिया की डूरंड लाइन होगी, किसी किसी ने तय किया, बहुत सारी चीजें। तो जब दो संस्थाएं मिल करके कोई बॉर्डर, या तीन संस्था, चार संस्था कोई बॉर्डर तय करती हैं और उस पर देश एग्री करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल बॉर्डर। ये फॉर्मल बॉर्डर नहीं है। और यहां पर आपको सिखाने जा रहा हूं, बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाती है। निबंध आया था ना यूपीएससी में, फेंस अगर अच्छी हो तो पड़ोसी अच्छे होंगे। येलो लाइन एक अच्छी फेंस नहीं है, इसलिए हमास, फिलिस्तीन और इजराइल कभी भी अच्छे पड़ोसी ना रहे हैं और ना आगे हो पाएंगे। यही लिख दीजिएगा बस इतना आप। तो येलो लाइन कोई फॉर्मल बॉर्डर नहीं है बच्चों, यह एक डी फैक्टो सीमा है। ब्राजील ने, अरे सॉरी, इजराइल ने तय कर दी है। यानी इजराइल आर्मी चीफ ने कहा है यही येलो लाइन हमारी नई सीमा है। ये क्या है? ये हमारा न्यू बॉर्डर है। अब जरा देखिए इस बॉर्डर के साथ क्या इश्यू। यानी इजराइल गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से, अगर वो कहता है यही हमारा बॉर्डर है, तो गाजा का 58%, आधे से ज्यादा हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब क्या गाजा ऐसा चाहेगा, हमास ऐसा चाहेगा, बताएं। और इसमें कॉमन नहीं है, इसमें गाजा की अधिकतर जो एग्रीलैंड है यानी कृषि भूमि है वो आ जा रही है। उसके अलावा जो मिस्र और गाजा को जोड़ने वाला इजिप्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है, उस पर भी इजराइल का कंट्रोल हो जाएगा। यानी वो ये भी तय करेगा कौन मिस्र जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो अब यहां पर ये आज क्यों ऐसा अखबार में आ गया, अपना काम तो हो गया, अपने को इतने से पढ़ना है। ये इसलिए आ गया चूंकि ट्रंप का जो 20 पॉइंट सीज फायर प्लान है ना बच्चों, इजराइल और हमास के बीच में गाजा को लेकर के, उसको ये येलो लाइन इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। डोनाल्ड ट्रंप को मैं शायद इस दुनिया के सबसे असफल मतलब सबसे असफल राष्ट्रपतियों में से एक मानूंगा। उस बंदे का पहला कार्यकाल भी, उस बंदे का दूसरा कार्यकाल भी। इसलिए नहीं कि उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके टैरिफ से कुछ नहीं फर्क पड़ना है यार। आप जब हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब तो अमेरिका ने कंप्लीट शटडाउन हमारा किया था, कंप्लीट। अभी तो केवल कुछ टैक्स लगे हैं, उस समय तो सारा बनता। कुछ नहीं हुआ अमेरिका, नथिंग नथिंग नथिंग। इंडिया का कुछ नहीं हुआ। आप एक बार ताकतवर हो जाते हैं, फिर आप ताकतवर हो जाते हैं, सिंपल सी बात। ऐसा बंदा है, हर जगह ये चाह रहा है कि हमको शांति दूत के रूप में जाना जाए, शांति का नोबेल मिले, लेकिन हर जगह असफल है। इसका 20 पॉइंट फार्मूला जो अच्छा है, 20 पॉइंट जो फार्मूला है शांति का, सीज फायर का प्लान इजराइल और हमास के बीच में, तो इजराइल कहता है, मतलब ये प्लान कहता है कि इजराइल लगभग पूरा ये जो उसकी येलो लाइन इसको खाली कर दे, यानी लगभग पूरा गाजा खाली करेगा, ऐसा ट्रंप कहते हैं। और जो भी यहां पर रिकंस्ट्रक्शन होगा, युद्ध के कारण जो भी नुकसान हुआ, वो इंटरनेशनल निगरानी में होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसकी निगरानी करेंगी। और आगे जाकर के भविष्य में फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का रास्ता खुलेगा। यानी ट्रंप का प्लान है कि बढ़िया बाड़े बढ़िया पड़ोसी बनाते हैं।
लेकिन इजराइल इस येलो लाइन के माध्यम से कहता है हम नहीं हटेंगे, हम यहीं रहेंगे। क्या कहता है? हम नहीं हटेंगे, हम यही रहेंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब कि सीज फायर का जो इनका प्लान है, ऑब्वियस है वो सीज फायर का प्लान कमजोर पड़ जाएगा। यानी ये येलो लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चों, मिलिट्री स्ट्रेटजी कम, भले वहां के आर्मी चीफ ने कहा ये मिलिट्री स्ट्रेटजी कम है, ये पॉलिटिकल मैसेज ज्यादा है। मतलब पॉलिटिकल मैसेज का मतलब कि भैया गाजा को हम सेटल होने नहीं देंगे, इजराइल कह रहा है। और टू स्टेट सोल्यूशन जो भारत भी चाहता हो, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, तो टू स्टेट सोल्यूशन को भी ये मुश्किल बना देता है यह येलो लाइन। आई होप समझ गए बच्चों 100%। एक बार बताएं। और फिर इसके बाद भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास हुआ, जिसका पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में दिया गया है। तो सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल। सिंपल प्रीलिम्स के लिए है और इस पर एमसीक्यू बना हुआ है। अब अगर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं हमेशा मानता हूं अब मेंटरशिप सबसे बड़ी ताकत आपकी है, क्योंकि आपको कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग प्लान मिलता है। क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन वही वही जो आपका मेंटर आपको बताए आपको देखनी चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमाइज प्लान नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, आपका वीक जोन क्या है, उसके हिसाब से अगर आपको नहीं कराया जाएगा तो स्वाभाविक रिजल्ट हमेशा समस्या में रहेगा। क्योंकि क्लास होती है वन साइज फिट्स ऑल, एक क्लास में सबको एक मान करके क्लास लेना। मैं ऑनेस्टी से बता दे रहा हूं, लोग बताते नहीं है। तो इसीलिए मैं पर्सनल मेंटरशिप पे पिछले 2 सालों से आपको पता है बहुत फोकस हूं, अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है। यूपीएससी के लिए प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की मेंटरशिप है मेरे पास। स्टेट पीसीएस की मेंस की मेंटरशिप में दे रहा हूं, मेंस की, क्योंकि इस पर मेरा कमांड है। और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य जितने पीसीएस, जैसे आज एक पंजाब पीसीएस की भी कॉल आई है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको दिखाता हुआ जाऊंगा जिससे कि आपको लगे पंजाब पीसीएस की भी आई और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो कोई भी जिसका पैटर्न यूपीएससी जैसा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन है, तो उसमें मेन ऑब्वियस है कंटेंट और आंसर राइटिंग ही होता, दोनों मैं आपको दूंगा। तो स्टेट पीसीएस भी इसमें शामिल है, यानी कंप्लीट आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्ट्रेटजी है। प्रीलिम्स और मेंस, अगर आप प्रीलिम्स भी मुझसे करना चाहते हैं, यूपीएससी का तो मान लीजिए आप कर ही रहे हैं, तो हम यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस का सेपरेट प्लान बनाते हैं, दोनों को एक चश्मे से नहीं देखते, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है। आंसर राइटिंग करनी होती है मेंस में, प्रीलिम्स में एमसीक्यू, तो क्यों दोनों को एक जैसा पढ़ना। आंसर राइटिंग इवेल्युएशन भी इसमें शामिल है, कस्टमाइज प्री मेंस का टेस्ट भी शामिल है, 1-to-1 सपोर्ट, यानी मेरे द्वारा नॉट टीम के द्वारा, क्लासरूम एंड व्हाट्सएप बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है, यानी इसमें क्लास भी मिल जाती है आपको, बट क्लास वही देखनी होती जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। जैसे यूपी पीसीएस वाले जो बच्चे हैं अभी जिन्होंने मेंटरशिप ली है, या बिहार पीसीएस वाले, तो उनको मैंने ए से देखने को कहा है अपना, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर ए से लिखना नहीं आ रहा, तो अब मैंने उनको ए से देखने को कहा, देख करके फिर वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसका आंसर इवेल्युएट करूंगा। तो ये अच्छा प्लान है, जरूर इसको आप लोग कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब मेहनत करिए, लगे रहिए। हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप दुनिया में किसी की भी टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं, नाम पे मत जाइए, आप काम पे जाइए, क्योंकि यहां पर आपका टीचर खुद हर एक कंटेंट में इन्वॉल्व है। आप प्लान कीजिए कि, और सोचिए कि क्या जिसको देख करके आप जाते हैं वो उस टेस्ट सीरीज में स्वयं इन्वॉल्व हैं या नहीं है। इसलिए रिजल्ट होने के चांस यहां पर ज्यादा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।